हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकम शर्मा मेरे सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम नए टॉपिक के साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान के अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों में हम वनों की बात हम करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वनस्पति या वनों की बात हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं वन क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम वन और वनस्पति की बात करेंगे। देखिए वनस्पति क्या होती है। देखिए वनस्पति में हम सभी प्रकार के जो वन होते हैं और जो घास है उन सभी को हम शामिल करते हैं। जैसे हम जो वन है, जैसे बबूल है, जैसे मरुद है, जैसे सदाबहार वन है, उनको हम वनों में शामिल करते हैं। और साथ ही हम जो घास होती है, यानी कि जैसे बांस भी एक प्रकार की घास है। जैसे विश्व की सबसे लंबी जो घास होती है वो बांस होती है। तो बांस को हम किस में शामिल लेते हैं, यहाँ हम वनस्पति के अंदर शामिल करते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यानी कि वनस्पति में सभी प्रकार के जो वन होते हैं उनकी बात अपन करते हैं। और इसके अलावा हम सभी प्रकार की जो घासें होती है उनको भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वन की बात करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट यानी कि वनों की हम बात करते हैं। देखिए वन क्या होते हैं, इसमें सभी प्रकार के वनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सभी प्रकार के जो वन होते हैं उन सभी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे सदाबहार वन है, अनूप वन है ना, कंटीली झाड़ियां वन है। ठीक है। और जैसे कैक्टस वगैरह, ये सभी प्रकार के वनों को हम इसमें वनों में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा देखिए सभी प्रकार के वन सामान्यतः किसमें शामिल होते हैं, वनस्पति के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वनस्पति और वन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। देखिए एक बार फिर से देखिए, वनस्पति में क्या होती है, वनस्पति में वन और सभी प्रकार के घासें शामिल होती है। देखिए वनस्पति में क्या होता है, वनस्पति में कौन शामिल होते हैं, यानी कि जो सभी प्रकार के जो वन और घास। ठीक है। और वनों के अंदर क्या होता है, वन में हम किसको शामिल करते हैं, यानी कि जो सभी प्रकार की जो वन होते हैं। जैसे अनूप वन है। ठीक है। ठीक है। और सदाबहार वन है। जैसे मरुद भी वन है। ठीक है। इस सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो वनों के अंदर देखिए, वनस्पति में तो वन और घास शामिल होते हैं। और वनों के अंदर जो अनूप वन, जैसे अनूप वन है, जैसे सदाबहार वन है, मरुद वन है, कंटीली झाड़ियां हैं, सभी प्रकार के वनों में इसमें वन में शामिल करते हैं। ठीक है। और तो इसकी बात समझ में। अब हम आगे बात अगर करें तो अब इसके अंदर एक बात है कि जो वन होते हैं वनों को हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक के 5 सेक्टर होते हैं, यानी कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं, 5 सेक्टर होते हैं। मोस्टली हम 3 सेक्टर की बात अपन करते हैं। देखिए फर्स्ट सेक्टर होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, फिर हम सेकंड की बात है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। इसके पश्चात थर्ड होता है, उसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसको हम क्या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। सेकंड में देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। देखिए इसमें जैसे हम वनों की बात, वन है। ठीक है। जैसे डेयरी उद्योग है। ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे खनन है। ठीक है। ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो कहने वाला प्राथमिक क्षेत्र यानी कि वन होते हैं किस सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के पश्चात जो प्राथमिक क्षेत्र की जो विषय है वो सेकंड सेक्टर में आते हैं। यानी कि उसमें आकर हम इन जो प्राथमिक क्षेत्र की सभी विषयों का रूप चेंज करते हैं, यानी उसको हम मूल्यवान बनाते हैं। तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, यानी इसको औद्योगिक क्षेत्र भी हम कहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम तृतीय क्षेत्र में अगर कहते हैं तो तृतीय क्षेत्र में फिर इसका हम उपभोक्ता तक इन जो रूप चेंज की गई वस्तु के, मूल्यवान की गई वस्तु को हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा तृतीय यानी कि थर्ड क्षेत्र हो गया, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें समझ में। ये हम आगे हमारा जो टॉपिक आएगा प्राथमिक जो आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो 5 क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, लेकिन हम मोस्टली 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात समझ में। देखिए यानी कि वन किसमें शामिल होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम आगे अगर बात करें तो
तो राज्य में जो वनों की जो स्थिति है, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो वनों की स्थिति है, उन वनों की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि यानी कि 1949 और 50 में 1949 से 1950 के मध्य हमारे वन कितने थे, फिर बाद में वन घटे हैं बढ़े हैं, उनकी बात अपन कर। देखिए 1949-50 में, यानी कि हम राजस्थान राज्य की बात अपन कर रहे हैं, 1949 और 50 में जो राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत वन थे, यानी कि 13% वन थे, यानी क्षेत्रफल पर 13% वन थे। लेकिन अभी 2015 और 16 के अगर अंदर देखें तो ये वन घट गए हैं, यानी कि कम हो गए, और वो कितने हो गए हैं, 9.59% हो गए। तो आई होप ये बातें समझ में। देखिए लगातार वन क्या है, वनों का लगातार विदोहन हो रहा है, दोहन हो रहा है, लगातार उनकी कटाई हो रही है, तो इसीलिए वन है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे जो बहुत कम हो रहे हैं, और इसीलिए जो समय के अनुसार हमारे मतलब भारत में या हमारे राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि 1949-50 के आंकलन अगर हम देखें तो 2015-16 में वन कितने कम हो गए हैं, वनों की कटाई या विदोहन के माध्यम से वन बहुत कम हो गए। तो 2015-16 में कितने हैं, 9.59%, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखिए 32,828 वर्ग किलोमीटर में ही से वन पाए गए हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े को आप उसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े भी अधिकांश जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक एजेंसी है, यानी कि एक भारत सरकार की एजेंसी है, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। उस एजेंसी का नाम है ISFR, यानी कि इसको हमने इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कंपनी, एक एजेंसी काम करती है। ये प्रत्येक वर्ष में अपने क्या रिपोर्ट देती है, यानी कि वनों से संबंधित रिपोर्ट देती है। ये ISFR, ये जो एजेंसी है भारत सरकार की, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में अपने वनों से संबंधित आंकड़े बताती है। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो कहने का मतलब है कि जो वनों से संबंधित जो रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में ये रिपोर्ट आती है कि वनों में लगातार बढ़ती हो रही है, इसमें घटौती हो रही है, सभी बातें आप इसमें देखिए। तो ISFR यानी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये बात बताई गई। आगे हम अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आता है, और वो टॉपिक है यानी कि राष्ट्रीय वन नीति। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि ये 1952 की ये वन नीति है, और ये क्या है, भारत की पहली वन नीति है। ठीक है, तो ये भारत की पहली वन नीति है, और इसको देखिए ये कब है, 1952 की है, यानी कि भारत की पहली वन नीति कौन सी है, 1952 में पहली वन नीति। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ आपको नीति क्या होती है। यानी कि नीति होती है कि एक प्लान होता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि किस क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए, किस क्षेत्र में उसका डेवलप करना चाहिए। तो कहने का मतलब है 1952 के अंदर ये वन नीति है कि वनों की वृद्धि के लिए। ठीक है, और इस नीति में क्या बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। देखिए ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये भारत की, यानी कि ये पहली वन नीति है, और ये देखिए भारत के प्रत्येक राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि अगर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में देखिए जो भारत में जो राज्य है, भारत में राज्य है 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी कि 9, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9। ठीक है, और स्टेट्स कितने हैं, 28 है। तो इस सभी राज्यों के यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इन राज्यों, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक राज्य में यानी कि 33% यानी 33% वन होने चाहिए। तो ये किस नीति के आधार पर बताया गया है, ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के आधार पर यह बताया गया है कि भारत की जितने भी स्टेट्स हैं, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सभी राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसे 33% आंकड़े को अभी तक वन हुए नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे वन नीति क्या करती है, आलोचना की है। क्या कर दी गई है, आलोचना
समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ये नीति क्या है, फ्लॉप हो गई है। ठीक है, तो इतने तो वन हुई नहीं, अभी तक भी नहीं हुई। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की बात। एक बार फिर से देखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये भारत की ये पहली वन नीति है। इस वन नीति के अनुसार कहा गया है, बताया गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनिटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सभी का भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये इस वन नीति के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये भी बताया गया है कि पहाड़ी भाग पर न्यूनतम वन कितने होने चाहिए, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बात करें जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, जैसे हमारा ये इंडिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका मैप बना देता हूँ, इंडिया का मैप बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पर कितने, यानी कि 60% वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्र पर कितने, 20% वन होने चाहिए। इस नीति के अनुसार, ये इसके बाद 1952 की वन नीति के अनुसार। देखिए, आपको पता है कि ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, तो देखिए, ये वाला जो उत्तर और पूर्व और दक्षिण और पश्चिम, ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, आपको पता है कि मैं जैसे अपने राजस्थान की जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम हिमालय पर्वतमाला, यानी कि जो भौगोलिक प्रदेश, भारत की जो भौगोलिक प्रदेशों की बात अपन करेंगे, जिसमें हिमालय पर्वतमाला की बहुत ही डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला है। देखिए, यहाँ पर ये पूरा हिमालय पर्वतमाला है, और ये वाला जो ये भी हिमालय, और ये आपका है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में भी ये जो आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी किसी हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी जो इसमें बंगाल की खाड़ी के अंदर ये डूब चुके हैं, जो एक टापू के रूप में आपको दिखाई देते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कितने वन होने चाहिए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर तो 60% वन होने चाहिए। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम मैदानी भागों की अगर बात करें, तो मैदानी भाग आपको पता है, ये हमारा भारत का उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां आती है, नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मृदा लाती है और यहाँ पर बिछा देती है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ मृदा होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कृषि होती है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जनसंख्या भी। तो इसीलिए इसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ पर कितने वन होने चाहिए, यहाँ पर 20% वन होने चाहिए। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये बातें समझ में। वैसे हम बात करेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भौगोलिक प्रदेशों की बात करते हैं। देखिए, ये तो हिमालय पर्वतमाला आ गया, ये उत्तर का विशाल मैदान आ गया, ये हो गया आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट, और ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, इसके अलावा ये आपका हो गया जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये हम उत्तर और पश्चिम में, ये हमारा हो गया आपका राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बात हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डिफरेंट समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज आप कमेंट करके मेरे को कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया। तो फिर मैं इसके बारे में जो अपनी जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज आएगी, उसमें बहुत ही डिटेल से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई, मैदानी पहाड़ी भाग क्षेत्र पर न्यूनतम 60% वन होने चाहिए, और मैदानी भाग पर 20% भाग वन होने चाहिए। आगे अगर बात करें, तो यहाँ पर देखें कि वनों में वृद्धि। अब 2015 और 16 के बाद में जो वनों के अंदर जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो आपको पता है सर्वाधिक वृद्धि है अपने जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से यहाँ पर वनों में भी वृद्धि हुई है, और वो वन है 85
किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर ये पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा भाग आ गया आपका, दूसरे स्थान पर आ गया कौन सा, पाली। तो कहने का मतलब है कि दो ऐसे जिले हैं जिसमें लगातार वनों में वृद्धि हुई है, एक जैसलमेर और एक पाली के अंदर, और वो है 85 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए। ठीक है, आगे बात करें तो अगला टॉपिक है राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र। अगर हम प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रों की अगर बात करें तो वो कितने प्रतिशत है, कितने हेक्टेयर है, तो डियर फ्रेंड्स ये है 0.36 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई है। ठीक है, तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितने 0.36 हेक्टेयर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे अंत। देखिए इसके 3 से 4 वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, तो आज तो मैंने इसके बारे में बेसिक बातें बताई है, तो इसको आप नोट्स बनाइएगा, और ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो डेटाज हैं, इन डेटाज को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।